बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज के आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ARM असेंबली प्रोग्रामिंग को। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमें कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, मींस किसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हम जो है वो अपना सारे के सारी फॉर्मुलेशन करेंगे। सो वहाँ पर हमारे पास सेम लाइक सोर्स कोड होगा, कहीं पर ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी, कहीं एग्जीक्यूशन हो रही होगी। सो लाजमी उसका हमारे पास फॉर्मेट भी होगा। सो कॉमन ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंडेड लिंकर फॉर्मेट, ये हमारे पास दो फॉर्मेट्स होते हैं। जो सेगमेंट्स हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर होते हैं, उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में जो होगा हमारे पास वो कोड होगा। डाटा जो है उसके अंदर ग्लोबलाइज्ड हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। BSS के अंदर हमारे पास अनइनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे। .c सोर्स के लिए है, .asm सोर्स के लिए है, .conf हम आगे बता चुके ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट है, .elf फॉर एक्सटेंडेड या एग्जीक्यूटेबल जो है लिंकर फॉर्मेट होता है हमारे पास। एंड द लास्ट थिंग इज सिमुलेटेड डिबगर। तो ये हमारे पास एक पाइपलाइन जो एक हमारे पास चलती हुई एंड तक जाएगी, सोर्सिंग से एग्जीक्यूशन तक। तो ये एक हमारे पास पूरी एक पाइपलाइन होगी जिसके थ्रू हम अपनी प्रोग्रामिंग को जो है वो कंडक्ट करेंगे। GS प्रोग्राम फॉर्मेट .फाइल है, .टेक्स्ट है, .ग्लोबल मेन है, .टाइप मेन है। अगर मेन की बात करें, मेन बॉडी की बात करें, तो वहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस जो है वो किस फॉर्म में होती है कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ऑपरेंड्स को यूज़ करते हुए। जैसे मूव है, मूव हमें बता रहा है कि ऑपरेशन परफॉर्म करना, ऐड है तो ये बता रहा है, स्वैप इंस्ट्रक्शन है या एंड हो रहा है, तो ये सारे हमें इंस्ट्रक्शन एक मैसेज कन्वे करवा रही हैं। सो यहाँ पर अभी देखा जाए कि हमारे पास .ग्लोबल मेन क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट वेरिएबल कर रहा था। सो परसेंटेज फंक्शन सेट द टाइप ऑफ सिंबल टू बी आइदर फंक्शन और एन ऑब्जेक्ट, मीन्स हर चीज़ का हमारे पास कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर द पर्टिकुलर टास्क। .एंड सिग्नल टू द एंड ऑफ प्रोग्राम, #11 कॉल इंटरप्ट टू एंड द प्रोग्राम। हम कर रहे क्या हैं कि अपने प्रोग्राम को या इंटरप्ट करवाना चाह रहे हैं, एंडिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। अब हमने बात की थी कि ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, और लास्ट के ऊपर अगर हम चाहें तो कमेंट्स दे रहे होते हैं। कमेंट्स किस लिए होते हैं? फॉर रीडर, कि जो कोई दूसरा बंदा आउटसाइडर इस चीज़ को पढ़ना चाह रहा है तो उसके पढ़ने में आसानी हो सके। LDR फॉर लोड रजिस्टर है जी, R1 वैल्यू, R1 में हम वैल्यू को लोड कर रहे हैं। स्टोर रजिस्टर है, रिज़ल्ट को स्टोर कराना चाह रहे हैं। स्वैप इंस्ट्रक्शन, या हम जिसको कह रहे हैं कि स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, एंड की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, इंटरप्ट जो है क्रिएट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास ऑपरेशन, इसमें बताने की ज़रूरत क्या थी कि जो हमारे पास LDR, STR, SWI, दैट इज़ द ऑपरेशन, जो हमें बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है। देन हमारे पास ऑपरेंड होता है, ऑपरेशन के बाद हमारे पास ऑपरेंड आ जाता है। सो ऑपरेंड का काम क्या होता है? या तो रिज़ल्ट को स्टोर करवाना या कोई वैल्यू को स्वैप करना, जो भी कोई हम काम करवाना चाह रहे हैं ऑपरेंड के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्योंकि एक पाइपलाइन के अंदर काम कर रहे हैं, तो पाइपलाइन हमारे पास हमेशा कंट्रोल होती है। पाइपलाइन हमेशा कंट्रोल किस तरह से होती है? क्योंकि हमें फ़्लो के अंदर मूव करना होता है। तो फ़्लो के अंदर जब मूव कर रहे होते हैं तो एक सीक्वेंस को फॉलो करते करते हमें एंड पर जाना होता है, और सीक्वेंस को फॉलो करते करते हमें डिसीजन लेना होता है। सो प्रोग्राम इज़ टू इम्प्लीमेंट एल्गोरिदम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एल्गोरिदम की यहाँ बात इसलिए आई क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। हमें एक प्रॉब्लम को, हमने कंट्रोलिंग की बात की, तो कंट्रोल वही चीज़ होती है जिसको स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है वो एनकैप्सुलेट हो किसी एक प्रोसीजर के अंडर। सो यहाँ पर हमारे पास पूरे का पूरा प्रोग्राम, पूरे का पूरा कोड, पूरे की पूरी इंस्ट्रक्शन हमारे पास इनकैप्सुलेट होती है पाइपलाइन के अंदर टिल स्टार्ट टू एंड। Then program decomposition and flow of control are important concepts to express the algorithm। प्रोग्राम की डिकम्पोजिशन को देखा जाए और फ्लो ऑफ कंट्रोल को देखा जाए। हम जब भी बात करते हैं अपने प्रोग्राम की डिकम्पोजिशन का, जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास अराइज होता है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम डिवाइड करते हैं फर्दर अपनी पार्ट्स के अंदर। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइदर 2-4 इंटरनली उसके अंदर
जो है वो हमारे पास सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सब प्रॉब्लम्स को जब हम इंडिविजुअली जब उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि एट द एंड हम कंबाइन करते हैं तो एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है। अगर हम एज अ होल सारी जो है प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करना शुरू करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है हमारे पास कि हम एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट क्रिएट नहीं कर सकते, एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो हम करते क्या है कि अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिकम्पोज करते हैं इनटू सब प्रॉब्लम्स और देन ओरिजिनेट करते हैं कि हमारे पास उसी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सॉल्यूशंस क्या आ सकते हैं जो कि हमारा एक इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन या इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट की तरफ हमें लेकर जा सके। एंड देन फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ योर फ्लो ऑफ कंट्रोल। हम अपने सीक्वेंस एक हायरार्की को डिस्टर्ब ना करें, एक फ्लो के ऊपर जो है वो हम कॉन्सेंट्रेट करें। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारे प्रोग्राम का प्रोसीजर जो स्टैंडर्ड्स हम फॉलो कर रहे होते हैं वो डिस्टर्ब नहीं होता। देन फ्लो ऑफ कंट्रोल आ जाता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल सेकेंड थिंग इज सीक्वेंस, इसके अंदर बात आती है कि हमारे पास सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड को हम जो फॉलो कर रहे हैं उसी के मुताबिक हमें काम करना चाहिए। डिसीजन के लिए हम इफ एल्स को यूज़ कर लेते हैं, स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर देते हैं और आइट्रेशन के अंदर हम रिपीट करते हैं, डू वाइल को यूज़ कर लेते हैं, फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। सो ये हमें ये सारी लूपिंग क्या बता रही होती है, या हमें डिसीजन जो है या स्विचिंग हमें क्या बताते हैं, ये हमें एक हायरार्की बताते हैं। अगर स्विच को यूज़ करें तो स्विच के अंदर हमारे पास केसेस यूज़ हो रहे हैं। सो केसेस हमें किस तरफ स्विच करवा देते हैं कि अगर केस ज़ीरो अगर वर्किंग नहीं है, केस ज़ीरो की स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्विच करा के हमें नेक्स्ट के ऊपर ले जाता है। मीन्स एक कंट्रोल को फॉलो करते हुए, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए डायरेक्टली कभी भी हमें रिजल्ट की तरफ नहीं लेके जाता, हमें स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करवाते हमें जो है वो नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर लेके जाता है। डिकम्पोजिशन क्या है, स्प्लिट अ प्रॉब्लम इनटू सेवरल स्मॉलर एंड मैनेजेबल वंस एंड सॉल्व दैम इंडिपेंडेंटली। डेफिनेटली अभी हमने बात की ऊपर भी कि डिकम्पोजिशन करती क्या है। डिकम्पोजिशन हमें सिर्फ स्मॉल पार्ट्स के अंदर हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाती है और उसके बाद जो है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। डिसीजन की बातें आ जाती हैं, इफ़ देन एल्स आ जाता है, स्विच स्टेटमेंट आ जाती है जो हमने बात की। इफ़ स्टेटमेंट की बात करें तो हम करते क्या हैं कि अगर तो एक कंडीशन ट्रू होगी तो देन अगली भी ठीक होगी। मीन्स इफ़ सी देन टी एल्स ई। मीन्स अगर तो सी वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है देन टी चलेगा, अदरवाइज ई चलेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ की इफ़ स्टेटमेंट कहता क्या है कि चीज़ की डिपेंडेंसी आ जाती है। इफ़ स्टेटमेंट को हम यूज़ ही ऐसे करते हैं कि हमारे पास जब हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट बनाना होता है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर बताया जा रहा है इफ़ R0 ग्रेटर देन R1, मीन्स R0 R1 अभी हमें वैल्यू से कंसर्न नहीं है। तो बात क्या है कि R0 होगा तो R1 के साथ कंपैरिजन हो सकेगा, अगर R0 है ही नहीं तो देन कंपैरिजन ही नहीं होगा। सो मीन्स यहाँ पर हम डिपेंडेंसी को देखते हुए इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कंपैरिजन R0 R1 मीन्स दो चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना होता है, डिपेंडेंट बनाना होता है। टू अदर ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास, कंपैरिजन R0 R1, मूव हमारे पास आ रहा है और उसके अलावा मूव लोड जो है रजिस्टर्स आ जाते हैं। सो ये हमारे पास ये सारी वही चीज़ है कि कंपैरिजन इफ़ स्टेटमेंट्स को हम यूज़ करते हुए ये काम कर रहे हैं। अगेन ये ऑपरेशन है हमारे पास कि किस तरह से इफ़ R1 इक्वल टू 1 और R1 इक्वल टू 5 और 1 इक्वल टू 12, मीन्स R1 की वैल्यू हमने मल्टीपल दे दी तो हम क्या करना चाह रहे हैं R0 इक्वल टू 1, मीन्स हम इसके अंदर करना क्या चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटी इफ स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं कि मल्टीपल वैल्यू को शो करवाना चाह रहे थे। इफ़ एल्स अगेन हमारे पास आ गई। सो इफ स्टेटमेंट की हम स्विच पे मूव करें, हमने बात की कि स्विच के अंदर केसेस आते हैं और केसेस करते क्या हैं, केसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यू के अगर केसेस का फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर हमारे पास एक केस की वैल्यू मैच नहीं करती तो वो उसको हमारे पास मेमोरी के अंदर लोड किए बगैर अगले केस के ऊपर मूव कर देता है जिसकी हमें रिज़ल्ट की ज़रूरत होती है, या जिस तरह के इंस्ट्रक्शन यूज़र ने इनपुट के ऊपर दी होती है वैसे केस के ऊपर हमें ले जाता है और हमारे क्यूरी को सॉर्ट आउट कर देता है। स्विच स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट केसेस, 4 केसेस यूज़ हुए हैं। हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग C++ में भी केसेस को इनिशियलाइज करते हैं और केसेस के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। हर केस के बाद हम ब्रेक को यूज़ करते थे और लास्ट के ऊपर डिफ़ॉल्ट, वहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट 0 करते थे, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ERR करते हैं कि हमें जो है वो उसको ख़त्म करना है, अपने प्रोग्राम को एग्ज़िट की तरफ लेकर जाना है।
देन आइट्रेशन की बात आ जाती है रिपीट अनटिल या डू वाइल और फॉर लूप को। सो डू के अंदर एक स्टेटमेंट होता है कि डू होगा तो वाइल होगा, मीन्स डू की स्टेटमेंट चलेगी तो वाइल आएगा, अदरवाइज वाइल नहीं आएगा। सो वाइल के अंदर हमारे पास फिर लूपिंग आ जाती है, हमें स्टेटमेंट्स को चेक करना होता है कि स्टेटमेंट हमारे पास किस तरह से जो है वो काम कर रही है। ग्राफिकल जो है डिस्प्ले को हम देखें, सो यहाँ पर हमारे पास हमने जीसीडी लिया, उसके अंदर दो वेरिएबल पास किए आई और जे इंटीजर टाइप के। सो वाइल लूप हमारी कार्य क्या है, आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, वाइल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे मीन्स आई जो है वो हमारा जे के इक्वल नहीं है, या तो बड़ा होगा या लेस होगा, कुछ ना कुछ उससे वैल्यू होगी। आगे हमने उसको एलेबोरेट कर दिया, इफ़ आई ग्रेटर देन जे देन क्या होगा, आई माइनस इक्वल टू जे एंड एल्स जे माइनस इक्वल टू आई। सो हम कर रहे क्या हैं कि हम या तो आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी या जे की वैल्यू जो है वो आई से जो है वो छोटी होगी। सो हम कर रहे क्या हैं, यहाँ पर हम यहाँ यही चीज़ कंपैरिजन करवा चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं या तो वैल्यू उसकी बड़ी होगी या जो है वो छोटी होगी। देन कंपैरिजन करें लूप के अंदर, तो हमारे कंपैरिजन के अंदर आ जाता है R1 R2। ये फिर वही बात है कि हम किस तरह से ग्राफिकल जो है डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपना। फॉर लूप्स की बातें आ गई, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। सो हमने ए ऑफ आई को 0 इनिशियलाइज कर दिया और उसके अंदर हम करना क्या चाह रहे थे, अपनी लूप चलाना चाह रहे थे आई और सी के ऊपर और एंड कर रहे हैं एस और ए के ऊपर। सो ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने लिखा क्या, मूव R0 I0 मीन्स उसको हमने नल डिक्लेयर किया, ऐड रजिस्टर के अंदर R2 A की वैल्यू पास करें, देन मूव R1 0 कंपैरिजन करें, आगे लूप चलाने के लिए कंपैरिजन R1 #10। सो ये हमारे पास तमाम काम हो क्या रहे हैं कि हमने एक फॉर लूप को यूज़ करते हुए हमने अपने नॉर्मल हम जब प्रोग्राम करते थे वहाँ फॉर लूप को यूज़ करके इस तरह से हम काम कर रहे होते थे। अगेन हमारे पास फॉर लूप आ जाता है, फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। सो एग्जीक्यूट अ लूप फॉर अ कांस्टेंट टाइम, क्योंकि 10 तक हमने डिक्लेयर कर दिया कि 10 मीन्स आई लेस देन 10 मीन 9 टाइम्स आपके पास 0 से 9 टाइम्स मीन 10 दफ़ा आपके पास लूप चलेगा 0 से 9 तक। सो हम उसके ऊपर फर्दर जो है वो फिर कंपैरिजन मूव करवा रहे हैं, कंपेयर करवा रहे हैं एंड देन आगे हम ऐड करवा रहे हैं। प्रोसीजर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्रेशन पास्ड इनटू द फंक्शन, कि हम कोई ना कोई जब विद इन ब्रेसेस पैरेंथेसिस कोई भी चीज़ लिखे होते हैं वो हम पैरामीटर्स पास कर होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन कॉलर एंड कॉली वाइड फंक्शन इन टेंट बी। अब ये क्या है, दैट इज़ जो हमें हमारे पास ब्रेसेस के अंदर या ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं, दैट इज़ योर पैरामीटर्स, के आप क्या वैल्यू पास करना चाह रहे हो। नीचे हम जो फंक्शन को वैल्यू पास करें दैट इज़ योर फंक्शन आर्ग्यूमेंट, के फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है कि क्या वैल्यूज़ जो है हमारे पास एज आर्ग्यूमेंट जाएंगी। सो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर होते हैं। हाउ टू पास आर्ग्यूमेंट बाय रजिस्टर बाय स्टैक बाय मेमोरी इन व्हाट ऑर्डर। सो हम इनको भी देख लेते हैं। मेन के अंदर अब ये कॉलर होता है, अब जो BL फंक्शन है दैट इज़ योर कॉली, इस फंक्शन के थ्रू आपने चीज़ों को कॉल करना है, ठीक है। हाउ टू पास रजिस्टर बाय रजिस्टर, हु शुड सेव R5 कॉलर कॉली, ओके जी। सो हमारे पास हम जब बात करें कि BL फंक्शन जो है वो R5 के अंदर जो है वो चीज़ों को स्टोर करेगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, R5 की वैल्यू को स्टोर कर रहा है और रीस्टोर करवा रहा है हमारे पास एट द एंड। सो वी नीड अ प्रोटोकॉल फॉर दिस, हु शुड सेव, यस वी नीड अ प्रोटोकॉल फॉर दिस। हमने जैसे पहले बताया कि यस हमें प्रोटोकॉल की ज़रूरत थी जिसको हमने एज अ फंक्शन यूज़ किया FUNC के नाम से, तो हमें एज अ प्रोटोकॉल उसको यूज़ करना पड़ा। ARM प्रोसीजर कॉल स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, जब भी प्रोसीजर कॉल स्टैंडर्ड की बात आती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स या प्रोसीजर या हमारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड या फॉर्मेट की बातें आ जाती हैं कि जो हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं कि चीज़ को कैसे कंडक्ट करना है, कैसे जो है लेकर चलना है। ऑब्जेक्ट कोड जनरेट बाय डिफरेंट कंपाइलर्स कैन बी लिंक टुगेदर। ऑब्जेक्ट कोड्स हमारे पास जो
डिफरेंट कंपाइलर से हो सकता है हमने किए हो, किसी ने मैसम यूज़ किया, किसी ने नेसम यूज़ किया है। सो हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर से जो कोड्स आ रहे हैं हम उनको करते गए कि उनको आपस में मिला देते हैं। प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली। सो हम उनके दरमियान जो है प्रोसीजर को रखते हुए काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं। APCS डिफाइन यूज़ ऑफ रजिस्टर्स, क्योंकि यहाँ हम जो भी काम करवा रहे हैं आपके ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं और ऑपरेंड्स में आप रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ स्टैक करते हैं, फॉर्मेट ऑफ स्टैक बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर करते हैं और मैकेनिज्म फॉर आर्ग्यूमेंट पासिंग। अभी हमने बैक पर देखा कि हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे, फंक्शन की कॉलिंग होती थी, हमारे पास कॉलर एंड कॉली की बातें आई थी। सो हमारे पास आर्ग्यूमेंट पासिंग वगैरह इन तमाम चीज़ों को हमें देखना होता है। आर्ग्यूमेंट पासिंग क्या होती है? द फर्स्ट 4 वर्ड आर्ग्यूमेंट आर पास थ्रू R0 to R3, remaining parameters are pushed into stack and in the reverse order. Procedure with less than 4 parameter are more effective. हम अगर कोशिश करते हैं कि पैरामीटर्स हमारे ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, 4 पैरामीटर्स तक मोर देन इनफ होता है, अगर उससे ज़्यादा जाए तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। रिटर्न वैल्यू क्या? 1 वर्ड वैल्यू इन R0, वैल्यू ऑफ लेंथ 2 to 4 वर्ड्स, R0 R1 R0 to R2। ये हमारे पास रेंज हम बनाना शुरू कर दिए। फंक्शन की एंट्री एंड एग्जिट की बात की जाए, अ सिंपल लीव फंक्शन विद लेस देन 4 पैरामीटर हैज़ मिनिमल ओवरहेड। हमने भी पीछे बात की कि हम पैरामीटर जो है ना 4 कोशिश करते हैं। सो 4 पैरामीटर्स अगर होते हैं तो कम से कम जो है ओवरहेड बनता है। 50% ऑफ कॉल्स आर टू लीव फंक्शन, तो हमें लोड कम पड़ा होता है हमारे लीव नोड्स के ऊपर। सो सेव अ मिनिमल सेट ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स। देन हमारे पास जब हम इसके एड्रेस स्पेसिंग की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम अगर देखें तो हमारे पास कोई ना कोई कोड होता है, उसके अंदर कोई स्टैटिक डाटा होता है और उसके अंदर फिर हीप क्रिएट होती है। हीप क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को करवाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग और उसके तमाम चीज़ें, पॉइंटर, लिमिट्स और उसकी हर चीज़ को डिफाइन करना होता है। एंड देन लास्ट के ऊपर हमारे पास वो स्टैक में चीज़ आ जाती है, मीन्स टाइप ऑफ मेमोरी होती है हमारे पास स्टैक, जहाँ पर चीज़ आके लोड और तमाम चीज़ों की तरफ चले जाती है। आकर एक डेटाबेस है, अगर नॉर्मल मिसाल ली जाए तो एक बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर हम चीज़ें डालते जाएं तो वो एक किस्म की वहाँ पर बाल्टी एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर आपके पास काम करना शुरू हो जाती है कि आपने उसके अंदर चीज़ें स्टोर करनी शुरू कर दी, कोई अलमारी है, कुछ भी है, बकेट है। सो आप वो तमाम चीज़ें एज अ मेमोरी। इसी तरह स्टैक के अंदर भी यही काम होता है कि अब जब चीज़ें कोड आया उसके अंदर कुछ ना कुछ कोड के अंदर हमारे पास स्टैटिक डाटा था जो कि हमने परफॉर्म करवाना था, उसके अंदर हीप आई एंड देन आपके पास वो चीज़ जब पॉइंटर एंड सब चीज़ों से पास आउट होते जब स्टैक के अंदर आ जाती है तो वो तमाम चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती चले जाती है। एक्सेसिंग ऑपरेंड्स क्या है जी? अ प्रोसीजर ऑफन एक्सेसिस ऑपरेंड इन द फॉलोइंग वेज, एन आर्ग्यूमेंट पास्ड ऑन द रजिस्टर, नो फर्दर वर्क। इसके हम रजिस्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। आर्ग्यूमेंट पास्ड ऑन द स्टैक, यूज स्टैक पॉइंटर, a constant PC relative addressing offset known at compiling time. Then a local variable allocate on the stack and access through stack pointer relative addressing. And the last thing is your global variable allocated in the static area and can be accessed by static based relative addressing. So ये हमारे पास एक प्रोसीजर है जिसके अंदर स्टैक और ये तमाम चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। So this is all from today's lecture. Hope so you understand. If you have any query, feel free to contact me. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।